नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं और अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल हो गए हैं। और ऐसे में जहां बीजेपी और केंद्र सरकार इन 9 सालों में किए गए कामों को देश के बदलाव के लिए अहम करार दे रही है, नए भारत के लिए नए कीर्तिमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इन 9 सालों पर 9 सवाल खड़े करके सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार के लिए 9 सवालों की एक बुकलेट को जारी किया है। इन 9 सवालों के लिए अर्थव्यवस्था, कृषि, किसान, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाओं में दखल, पुरानी जन कल्याणकारी योजनाएं, कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दे को उठाया गया है। अब कांग्रेस के सवालों का जवाब बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर के दिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जमकर सियासी घमासान जारी है। जोखा को अगर आप देखते हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसके अलावा और 2 शब्द के अलावा तीसरा नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ आता है ये काल्पनिक है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले ये, किसी को कोई रुचि नहीं। ये 9 सवाल हैं, 9 साल के 9 सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के 9 सवाल, राहुल जी के 9 सवाल, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के 9 सवाल, कांग्रेस पार्टी के 9 सवाल और देश की जनता का 9 सवाल। तो ये 9 सवाल, 9 साल हैं, 9 सवाल हैं। और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है और जरूरी है। 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में इस 9 साल 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। कल और परसों 27 और 28 दोनों दिन होंगे, पर ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल ही होंगे 27 तारीख को। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं, वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई। ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। और चाइना के बारे में मैं एक बात आपके सामने कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। चाइना के संदर्भ में उनके रक्षा मंत्री ए.के. एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पर है कि हम जान करके सड़कें नहीं बनाते हैं चाइना के साथ ताकि टेंशन नहीं हो। ये उनका सवाल है, सोच है। और आज मोदी जी के समय सारी सड़कें, क्या अरुणाचल, क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, सब बनकर तैयार हैं सारे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो। और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो सियासी घमासान है वो दोनों पार्टियों के बीच में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जो 9 सवाल उठाए हैं, ये 9 सवाल आखिर क्या हैं जिस पर यह सियासी घमासान मचा हुआ है, एक बार ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं कि कांग्रेस इन 9 सवालों के जरिए ही 9 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर के घेर रही है। इसमें सवाल यह है, महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है। ये पहला सवाल केंद्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा गया है, विपक्ष की तरफ से पूछा गया है। किसानों की आय 9 साल में दोगुनी क्यों नहीं हुई, यह सवाल भी उठाया गया है, क्योंकि 2022 में आय को दोगुनी करने की बात कही गई। किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई, यह सवाल भी केंद्र से पूछा जा रहा है। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए आखिर किसके हैं, यह सवाल भी पूछा गया। चीन को एलएसी पर पीएम ने क्लीन चिट क्यों दी है, यह सवाल भी कांग्रेस ने उठाया है। इसके अलावा फिर महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों हैं, यह सवाल भी कांग्रेस के द्वारा पूछा गया है। विपक्षी दलों पर बदले की भावना से कार्रवाई क्यों की जा रही है, कांग्रेस के सवाल में यह भी शामिल है। मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों कमजोर की जा रही हैं, यह सवाल भी कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। फिर बंटवारे की सियासत से डर का माहौल क्यों देश के अंदर बनाया जा रहा है, यह सवाल भी कांग्रेस ने पूछा है। तो केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कांग्रेस की तरफ से 9 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन बीजेपी किस तरह से इन 9 सालों को बता रही है, अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, ये भी एक बार आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हो चुके हैं और अब बीजेपी किन उपलब्धियों का जिक्र इन 9 सालों में कर रही है वो आपको बताते हैं। जनधन योजना, 49 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, ये बड़ी उपलब्धि में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है। 9 साल चूंकि पूरे हुए हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को। दूसरा, उज्ज्वला योजना का जिक्र हो रहा है। 9 करोड़ से ज्यादा गैस के कनेक्शन, पीएम गरीब कल्याण योजना जिसमें 81 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा। और इसका जिक्र हुआ किसान सम्मान निधि, इसको भी 9 बड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया। किसानों को 12 किस्तें किसान सम्मान निधि के तौर पर दी जा चुकी हैं। आयुष्मान योजना का जिक्र हो रहा है। बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत हम दे रहे हैं, ये केंद्र सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर लोगों को बता रही है। स्वच्छ भारत मिशन, देश भर में स्वच्छता को लेकर के मुहिम चलाई गई है। स्वच्छ कैसे हो देश, कैसे हमारे शहर, हमारे गांव, इसका भी जिक्र है। जल जीवन मिशन, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का जो मकसद है, नल से जल कैसे पहुंचे लोगों के घर तक, इसको भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर केंद्र सरकार रख रही है। पीएम आवास योजना, ये भी महत्वाकांक्षी योजना है। 1.22 करोड़ परिवारों को घर दिया, 21.44 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिए, जो कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत दिए गए। इसका भी जिक्र केंद्र सरकार अपने 9 साल की उपलब्धियों के जरिए कर रही है। और इसी के साथ आज की बड़ी बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल कितने कमाल के रहे हैं, आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है, क्योंकि इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। दूसरा सवाल यह है कि महंगाई और बेरोजगारी से सरकार कैसे निपटेगी, क्योंकि ये सबसे अहम है और इसको भी सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। 2024 में भ्रष्टाचार क्या विपक्ष का हथियार बनेगा, क्योंकि ये मामला भी लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्ष उठा रहा है। चौथा सवाल यह है कि पीएम मोदी का जो चेहरा है विपक्ष क्या तलाश पाएगा, ये भी अपने आप में मुद्दा है। इसके अलावा मोदी मैजिक से निपटने की रणनीति क्या है विपक्षी पार्टियों के पास में, ये भी 2024 के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ तो सवाल उठाए गए हैं, दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि उसका जवाब मौजूदा सत्ताधारी पार्टी दे रही है। लेकिन इन तमाम सवाल जवाब के बीच में जो अहम बात है वो ये है कि 2024 की जो रणनीति है, जो पिक्चर है, वो कैसी होगी, आज इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका चर्चा में। रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज राठी जी, आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 9 साल केंद्र की मोदी सरकार को पूरे हुए और 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके काउंटर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 9 सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है जिसको मैंने विस्तार पूर्वक बताया अभी दर्शकों को भी,
कैसे देखते हैं? तो 9 साल केंद्र की मोदी सरकार को और उस पर जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस का जो सवाल है कि भाई आप पहले इन 9 सवालों का जवाब दीजिए, कैसे देखा जाए इसको, वीरेंद्र जी? 9 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने 9 नहीं सैकड़ों ऐसे काम किए हैं जिन पर इस देश की जनता हमारे कहे बिना भी चर्चा कर रही है, जिनको लेकर के वो संतुष्ट है। सैकड़ों की संख्या में उपलब्धियां ऐसी हैं आयुष भाई, जिनको मैं इस कार्यक्रम में बिना रुके गिनवा सकता हूं। हमने इन 9 सालों में देश में राजकाज की संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। भारत के भीतर भारत जागृत किया है। भारत अब स्वाभिमान के साथ दुनिया की बिरादरी में खड़ा होकर के ये कह सकता है कि 2014 में हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, हम इस अवधि में 5वें नंबर पर आ गए हैं। अगर हमारे शासनकाल से पहले यानी 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन पर पहुंची थी, तो इन 9 वर्षों में 1 ट्रिलियन उसमें और जुड़ गया है। आने वाले 2 वर्षों के भीतर, 3 वर्षों के भीतर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये वैश्विक एजेंसियां कह रही हैं। इन 9 सालों में आयुष भाई भारत के तिरंगे का मान इतना बढ़ा है कि अब भारत के ही लोग दुनिया में अगर कहीं संकट में फंस जाते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उन्हें ही भारत नहीं निकालता। भारत के तिरंगे के कारण उनको ही रास्ता नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती। अपितु हमारे वो पड़ोसी जो हमें हर रोज मार कर सोते हैं, पाकिस्तान सरीखे, उनके नागरिक भी भारतीय तिरंगे के विश्वास से पैदा हुई सुरक्षा के साथ संकट में घिरे हुए यूक्रेन से या सूडान से निकलने का प्रयास करते हैं। भारत इस तरह से अंदरूनी मोर्चे पर भी और वैश्विक मोर्चे पर भी आगे वीरेंद्र जी, बढ़ा मुझे लग है। रहा है शायद कुछ तकनीकी कांग्रेस समस्या है, पार्टी आपकी को- ऑडियो मुझ तक नहीं कांग्रेस पहुंच। पार्टी को हेलो, हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, क्या मेरी जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को हमारे किए हुए ये जो सैकड़ों काम हैं, काश ये नजर आते, काश कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्षी राजनीतिक दल की तरह सकारात्मक सोच वाले, विधायी सोच वाले किसी विपक्षी की तरह ये कहती कि हाँ आपने ये भी अच्छा काम किया है, आपने ये भी अच्छा काम किया, लेकिन आपसे ये 2 सवाल हैं, 4 सवाल हैं। देखिए आयुष भाई, 2 सवाल, 4 सवाल या 9 सवाल कोई भी पूछ सकता है, और हमने कभी ये भी नहीं कहा कि हमने कोई सवाल अनुत्तरित छोड़ा ही नहीं। बढ़ते हुए परिवार में, फैलते हुए, विस्तृत होते हुए हिंदुस्तान में कुछ सवाल हमेशा रहेंगे। और अंतर क्या है हम में और कांग्रेस में? कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जिन सवालों के जवाब कभी देने का प्रयास नहीं किया, हमने 9 सालों में उनमें से अधिकांश सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया है। हमने इस 9 साल की अवधि में 7 दशक पुराने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के एकीकरण को एक तरह से कहिए पूर्णता प्रदान की है। अब भारत का संविधान पूरी तरह से समूचे जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। इस सवाल का उत्तर कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। एक और सवाल इस देश के अधिकांश लोग पूछा करते थे कांग्रेस से कि ये कैसे है कि गुलामी के दौर में इस देश के आदर्श पुरुष, आराध्य पुरुष भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर एक विदेशी हमलावर ने एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया था। उस स्थान पर मंदिर जन्म स्थान कब बनेगा, राम जन्मभूमि कब बनेगी? तो कांग्रेस लेकिन कहती उस पर थी, तो तर्क कौन ये है राम? भाई कि देखिए राम वो तो एक कोर्ट का मिनट, फैसला है ना वीरेंद्र जी, उसमें सरकार का क्या इसमें लेना देना? वो तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने फैसला दे दिया, मंदिर बन रहा वहां मुझे पर, पूरा उसमें करने आपका दीजिएगा, फिर कंट्रीब्यूशन टिप्पणी क्या? करिएगा। मुझे ये पूरा करने दीजिए ना, मैं बताता हूं ना क्या इसमें हमारी भूमिका क्या है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये सवाल हमेशा पूछा जाता था कि मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस ये कहती थी, कौन राम? राम तो काल्पनिक हैं, और अयोध्या में राम के जन्म की बात ये भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद वालों की कल्पना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता अदालत से खुला, क्योंकि उसके लिए हमने प्रयास किए। हमने राम को काल्पनिक नहीं कहा, हमने राम जन्मभूमि को काल्पनिक नहीं कहा, और अदालत ने
सरकार को कहा कि वहां एक ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण कराइए। वो बहुत तीव्र गति से भव्य मंदिर बन रहा है। ये बहुत सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर कांग्रेस ठीक ने है कभी वीरेंद्र जी, देने की आपने कोशिश बहुत सारी नहीं की। बातें कही, मैं अब एक एक करके पहले जवाब लेता हूं। रविंद्र ढुल जी, आप सकारात्मक बातें करते नहीं हैं, इसलिए केवल कमी निकालने के लिए आप लोगों ने 9 सवाल पूछ दिए। वीरेंद्र जी कह रहे हैं मैं तो 900 काम गिना सकता हूं केंद्र की मोदी सरकार के। ढुल साहब जवाब दीजिए। ये 900 काम गिना सकते हैं तो मैं इनकी 9,000 कमियां गिना सकता हूँ यही बैठ करके। 9,000 90,000 भ्रष्टाचार के मामले भी गिनवा सकता हूँ यहाँ बैठ करके। इन बातों में कुछ नहीं रखा। बैठ करके इन हमेशा बातों में भगवान कुछ श्री नहीं राम का रखा नाम कैसे यहाँ कह पर देंगे बैठ आप? करके कितना कन्वीनियंटली इस्तेमाल कर लिया, जबकि इनको ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तो इनके पास में 4-5 महीने पहले नोटिस भेजा था कि पहले तो ये बताओ भाई कांग्रेस ने कब कहा है भगवान श्री राम को जो है काल्पनिक। क्या इनको ये पता है कि राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा राम था। ढुल जन्मभूमि साहब पूजा मत स्थल बोलिए। का ताला किसने खोला था, क्या इन्हें पता है? इन्हें नहीं पता है ना, लेकिन राजनीति चलिए, उसी के ऊपर आज करनी कहिए है। फिर जय इनको श्री अच्छी राम। तरह से पता है कि कहिए किसने क्या जय श्री किया। राम। अब ताला आगे आगे खोला था बात, तो बोलिए अब जय आगे श्री आगे राम। बात हमारे 9 सवाल के ऊपर हम क्यों नहीं पूछेंगे आपसे कि एमएसपी की गारंटी आपने क्यों नहीं दी, जबकि आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रॉमिस करके आए थे बैठ करके। हम क्यों नहीं पूछेंगे कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? हम क्यों नहीं पूछेंगे कि भ्रष्टाचार? हम क्यों नहीं पूछेंगे महंगाई है? जब तो हम कांग्रेस का राज था उस टाइम तो आप फल फ्रूट और सब्जियां जो है गले में टांग करके सिलेंडर सामने बैठ करके फोटो शूट कराती थी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी। तब महंगाई समस्या थी, आज महंगाई समस्या नहीं है। हम क्यों नहीं पूछेंगे कि तेल और डीजल के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़े हुए हैं? हम क्यों नहीं पूछेंगे इन सब चीजों को? हम क्यों नहीं पूछेंगे एलआईसी का 20,000 करोड़ किस व्यक्ति की जेब में आपने डालने का काम किया है? हम क्यों नहीं पूछेंगे उस चीज को? हम हर एक उस सवाल को पूछेंगे जो सवाल इस देश के लिए मायने रखता है। एक तरफ तो आप चीन के साथ में बात करते हैं, हर दूसरी तरफ चीन के साथ में व्यापारिक समझौते करने का काम करते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि चीन को हमने आके दिखा दी। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको जो बार बार विमुद्रीकरण बार बार कर रहे हैं उसके कारण जो है डॉलर की उसके जो रुपए की जो कीमत गिरी है, जो डॉलर के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर जो नुकसान हुआ भारत की साख को, उसका जवाब कौन देगा? आप देंगे या मैं दूंगा? ये क्या मतलब मेरे समझ में नहीं आती कि इनका नकारात्मक जो इनका विपक्ष का कथित जो इनका दावा है और कंस्ट्रक्टिव सरकार का जो इनका दावा है, डबल इंजन की सरकार, इनकी सरकार में हर जगह हर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार का केवल बोलबाला है। बात ये ईमानदारी की करते हैं। कोर्ट माननीय कोर्ट के फैसले को अपने ऊपर लेकर के यूं बात यूं कर रहे हैं जैसे कोर्ट को यही चला रहे हैं। लेकिन ढुल साहब भाई देखिए, आप इनके ही मैनिफेस्टो में तो चलाते राम हैं। मंदिर था ना, कम से कम ओपनली ये कहते तो थे कि राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में है। वो फैसला कोर्ट से आयुष जरूर भाई, आया, आयुष लेकिन भाई, मैं ओपनली तो बताता भारतीय हूं जनता राम पार्टी मंदिर उसको के बारे एक्सेप्ट में। करती थी। राम मैनिफेस्टो में मंदिर रखे केवल इनको हमारे धर्म की राजनीति मैनिफेस्टो में करनी नहीं है, था। हमें राम विकास की मंदिर के लिए राजनीति तो हम फिर वो 4 उसका क्रेडिट भी लेंगे, जब वो अपने ये मैनिफेस्टो तो में उसको आज जगह दे भी सकते हैं तो वो क्रेडिट भी ले सकते हैं जाकर उससे। के सरकार ने कांग्रेस के गवाही, 9 के 9 सवाल राम रेलिवेंट मंदिर है, के 9 लिए के 9 संघर्ष सवाल किया, उनके ऊपर राम जवाब न मंदिर दे की करके वकालत धर्म के की, पीछे जाकर के राम छिप मंदिर गए। के लिए कर्नाटका लड़े, में भी और आज कह रहे हैं कि वीर मंदिर हनुमान का के पीछे ताला जाकर आपने के खोला छिपे था। थे बजरंग बली, इनको तो आज इनके भी सिर जय के श्री ऊपर राम कैसी बोलते गदा हुए बजरंग बली ने पिंडी मार करके कांपती है थी, इनकी। वो इनको चलिए अच्छी ठीक है, तरह ये से धर्म याद धर्म की रहेगी। राजनीति से बाहर आ जाते हैं, धर्म की राजनीति से बाहर आ जाते हैं। इस पर हम लोग करते रहेंगे चर्चा, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है। लेकिन ढुल साहब, ये जो एक जो फिगर है जिसको तो इंटरनेशनल एजेंसियां भी मान रही ना, ये तो आप भी मान रहे हैं कि भाई जीडीपी जब आप देखते हैं तो जब हम 2014 से पहले की बात कर रहे थे अभी वीरेंद्र जी, तो हम लोग 11वीं हुआ करते थे, अब हम 5वीं पर आ गए। तो वो तो दिख रहा है ना कि 1 ट्रिलियन इन्होंने ऐड किया है, तो वो कुछ तो नीतियां अच्छी अरे होंगी, इन्होंने नहीं तो कौन कैसे सा हो ऐड गया किया ये है? मुझे बताइए। कौन से देश का डूबा है, कौन से का नहीं डूबा है, ये इनकी गारंटी ले रहे हैं क्या? ये बताए कि इस देश के अंदर व्यापार कितना इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। जीडीपी ये कैसे क्यों बढ़ नहीं बता गई रहे ढुल हैं? साहब? ये इस चीज के बारे बीजेपी में का बात ये क्यों कहना है कि नहीं अगर हम 1 करते? ट्रिलियन ये 9 दूसरे साल में तीसरे ऐड कर रहे साल हैं, में तो इसका मतलब हमारी बैठेंगे पॉलिसीज क्या? ऐसी हैं कि हम कोई और देश जीडीपी डूब को जाए बढ़ा तो रहे हैं। उसका भी श्रेय मोदी जी लेंगे अब आज के दिन में। आयुष भाई, देश कैसे बढ़ा है मैं कोई बताता और हूं। देश डूब जाए, ये बताएं कि मैं- इन्होंने इस देश के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया है। वही तो ये- बता रहे हैं, ये 1 ट्रिलियन बात डॉलर करें। 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हम लोगों ने और उसमें ऐड कर ये दिया। हम तो वो 11वीं से व्यक्ति है, 5वीं 1 बिलियन अर्थव्यवस्था डॉलर अगर से बन नीचे गए, ढुल साहब 11वीं से 2014 में 5वीं हम अर्थव्यवस्था करके कैसे गए बन गए थे, बिना वो पॉलिसी कौन के? पैसा करके आया था? ढुल साहब, बिना पॉलिसी के हम 11वीं से 5वीं क्या अर्थव्यवस्था बन जाएंगे क्या? ढुल साहब मुझे बताइए। कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं 11वीं अर्थव्यवस्था अगर हम लोग हुआ करते थे और 5वीं पर आ गए, तो क्या बिना पॉलिसी मेकिंग के बन कभी गए? 150 में भी हुआ करते थे हम, कभी हमारा नाम भी नहीं हुआ करता था। कांग्रेस के राज के अंदर भी ये भी हुआ है कि हम 11वीं तक पहुंचे हैं। उसका क्रेडिट कौन? ये भारतीय जनता पार्टी लेगी।
अरे तो आप ले गुलजार लो ना साहब, भाई, तभी तो हमने आपको है, कौन सा तभी काम तो नहीं देश के ऊपर आप लोगों ने इतने दिन आपको तक दे रहे हैं शासन हम तो किया है, भारत लेकिन अगर आजाद वो हुआ वहां तो से एक सुई 11वीं देश से में नहीं 5वीं पर बनती ले थी। आए और 9 यहाँ साल तक के जो ही आई है, अंदर, ये तो उसका बैठ करके क्रेडिट हम नहीं देंगे, कंप्यूटर भारतीय के जनता ऊपर पार्टी बैठ को नहीं करके देंगे यहाँ पर जो क्रेडिट। डिबेट कर रहे हैं, ये कंप्यूटर भी कांग्रेस लेकर के आई है। क्या ये मतलब, मैं ये कौन सा दावा कर रहे हैं, मेरे समझ में चलिए नहीं ठीक आती है। है, ये आप कह रहे हैं कि आपकी इनको समझ से लगता है परे, कि ठीक है। विकास जो है ये पंजेटा लेकर जी के का, मैं आए। पंजेटा जी का रुख करता हूं। 2014 आपके से 9 पहले सवाल हैं, मुझे लगता अनुत्तरित हैं, मुझे पता है, मैं उसका जवाब फिर से लूंगा। पंजेटा जी कैसे देखते हैं 9 साल को? देखिए आयुष जी, 9 साल पहले थोड़ा सा चाइना पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। चाइना आज से 90 के दशक में अगर हम लें तो उसी समय अगर हिंदुस्तान का और चाइना का कंपैरिजन करें, जब चाइना कुछ भी नहीं होता था, और आज जो है हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा का पूरा जो विश्व है वो आज चाइना पे डिपेंडेंट है। तो कंपैरिजन करना है तो आप चाइना से ही कर लो। चाइना की तो हम आधी से आधी से आधी से आधी से आधी इकॉनमी भी नहीं है। हम खुद चाइना के ऊपर इतने डिपेंडेंट है। आप फार्मा से लेकर, आप स्टील से लेकर, आप कुछ भी ले लो, हम चाइना के ऊपर सारा इंपोर्ट हमारा, देखो कितना ज्यादा है, चाइना पे डिपेंडेंट है। इवन कोरोना काल के अंदर हमारा बुरा हाल हो गया था बिना चाइना के। हम क्या चाइना को आंखें दिखाएंगे? और इस जहां तक 9 साल की बात है, इससे पहले 9 साल से पहले जितनी भी सरकारें आई, उन सब ने मिलकर इतना कर्ज नहीं लिया जितना इस अकेली सरकार ने 165 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज ले लिया है, जो देश का है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने कम कभी भी नहीं हुए। देश के अंदर इतनी महंगाई कभी कभी नहीं हुई। कर्ज अगर इतनी हम अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया, तो देश पे इतना कर्ज क्यों है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? देश में रोजगार क्यों नहीं है? कितनी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं? किसान की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? आज मात्र, इनकी अपनी रिपोर्ट है एनएसएसओ की, मात्र 27 रुपए है किसान की आय। उसके बावजूद आप ये बताइए एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना? स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? स्कूल में अच्छे शिक्षक क्यों नहीं है? एक शिक्षक सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा है? पीने के पानी की आज तक मूलभूत सुविधा वो क्यों नहीं है? सड़क क्यों नहीं है? डॉलर का इन्होंने जिक्र किया। निश्चित तौर के ऊपर मोदी जी कहा करते थे डॉलर की बात, कि जिस पर ऐसे डॉलर नहीं गिरा करता, जिस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तभी। मैं बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था 2019 में क्या थी? केवल 3.74 में, माइनस वाली नहीं करूंगा जब कोविड काल की, मैं उससे 2019 की बात कर रहा हूं, मैं 20 की बात नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर क्यों है? उसके बाद इन्होंने बात करी जन धन योजना। जन जन, उसमें धन है का? किसके खातों में धन है? धन तो है ही नहीं। उसके बाद सिलेंडर को ले लिए, कितना 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1300 रुपए का है। बीपीएल कार्ड क्यों कटे? अब सिर्फ मैं दो चीजों का क्रेडिट जो है, दो तारीफ भाजपा की करना, तारीफ नहीं है, वो दायित्व है। देखिए, जनता का पैसा, अगर आप पोस्ट पे बैठे हो तो आप प्लीज ये अपना गुणगान करना बंद कर दीजिए। पहला स्वच्छ भारत, दूसरा जो हरियाणा की केवल नेशनल हाईवेज है, उसके ऊपर भी भारी भरकम टोल टैक्स ये देश की जनता दे रही है। सड़कें बाकी जो ग्रामीण अंचल की है, स्टेट हाईवेज है, उनका भट्टा बैठा हुआ है। उसके बाद पानी की मैं बात कर चुका हूं। अब एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, मैं थोड़ा हेल्थ पे आता हूँ। हेल्थ के अंदर आयुष जी, हमारे को एमडी मेडिसिन चाहिए 241, हमारे पास है मात्र 50। हमें गायनाकोलॉजिस्ट चाहिए 193, हमारे पास है मात्र 95। हमें एनेस्थीसियास्ट चाहिए 231, एनेस्थीसिया देने वाले, लोकल एनेस्थीसिया देने वाले, वो मात्र 100 है हमारे पास। हमें पेडियाट्रिशियन चाहिए 146, हमारे पास है केवल 65। और सर्जन हमें चाहिए 143, केवल 75 है हमारे पास। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये WHO के हिसाब से बहुत कम है, जो कहते हैं हरियाणा को कम से कम नहीं तो 10,000 डॉक्टर्स की जरूरत है। अभी तो इनकी 2020 वाली 1000 पोस्ट वेकेंट पड़ी है। क्यों जा रही है? ना तो अच्छी प्रमोशन, ना सैलरी, ना क्लास 1 स्टेटस है, ना इक्विपमेंट है, ना मेडिसिन है। उसके बाद आप बॉन्ड पॉलिसीज ऐसी बना देते हो। हमें अगर सिर्फ, मैं अभी उस पर नहीं गया क्योंकि मैं वो बहुत बार जिक्र करता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली पड़ी है, वो 1,82,497। मैं वो सारी टेप जो मैं बोल चुका हूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार दोहराऊं। इतनी सरकार, आप बताइए, जिस हिसाब से कर्ज लिया है, क्या पहले कुछ भी नहीं था हरियाणा के अंदर जो बिना इतना कम कर्ज लिए भी सारा सब कुछ देती थी? आप बताइए, हमने स्टेडियम्स बना रखे हैं वर्ल्ड क्लास, सेक्रेटरीट वर्ल्ड क्लास, हॉस्पिटल, सारा कुछ, उसको ही नहीं संभाल पा रही है। उसके बाद आप एक बात बताइए, 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज क्यों है? ये रिवाइज बजट करते हैं, मैं आयुष भाई आ जाऊंगा, उठाते रहते हैं, ये बीच बीच में कर्ज उठाते रहते हैं। आप एक बात बताइए, सारे वर्ग जो है वो प्रदर्शन पे क्यों है उठे हुए? कोई वर्ग इनका देख लीजिए, कोई वर्ग, कितना भारी विरोध हो रहा है मुख्यमंत्री जी का, वो लोग दुखी होंगे।
वो परेशान हो गए, तभी आपको है आपका जो धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्यों होते हैं धरना? क्यों सरकार को लाठियां बाजनी पड़ती हैं? 750 किसानों को क्यों शहीद होना पड़ा जब ये कानून आपको बोल रहे हैं बार बार इनके हित में आयुष नहीं है? भाई। आप क्यों लेके क्यों थोप के आ रहे हो? आप ये बात बताइए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर सब कुछ ठीक था, तो पुलिस की गोलियों से आपने 85-90 लोगों को क्यों मार दिया? आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आज बच्चियों के साथ रेप ले लीजिए, आप ठीक एमएलए है, तक को कुछ तो चीजों का कौन क्रेडिट पंजेटा जी आपने दिया, लेकिन आपने भी ओवरऑल वही बातें कही जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। मनोज जी, 9 साल कैसे देखेंगे? ऐसे है, 9 साल में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हम प्रशंसा कर सकें या देश जिसकी प्रशंसा करे। सबसे बड़ी बात क्या है? भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी बात क्या है कि मजदूर की, किसान की आय को बढ़ाना। सारी दुनिया को पता है हमारे देश के अंदर 90% जनसंख्या डेली कमा के खाने वाले लोग, उनको कोई फायदा इन लोगों ने कराया हो तो बताओ। ये धर्म की, मंदिर की बात करके लोगों को भगाने का काम करते हैं। जब भी चुनाव आता है तो इस प्रकार की बातें करते हैं, धर्म पे ले जाते हैं चुनाव को, या जाति पे ले जाते हैं, या पाकिस्तान हिंदुस्तान करवा देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि ये बिना पर्ची खर्ची की सरकार के बोला करते कि हमारी में पर्ची खर्ची नहीं चलती। इनकी सरकार के अंदर जो भी भर्ती होती है वो सारी की सारी भर्तियां कोर्ट में क्यों जाती है? कोई ना कोई तो कमी छोड़ते हैं, इसलिए जाती है ना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, किसान परेशान है। समय पर उनका अनाज नहीं बिकता, समय पर उनको पैसे नहीं मिलते, समय पर मुआवजा नहीं मिलता। किसानों ने 1.5 साल दिल्ली के बाहर धरना देकर अपनी मांग को मनवाया। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी हाँ भरी एमएसपी देने की, आज तक एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। बार बार वायदा करते हैं और बार बार वायदे से मुकर जाते हैं, कोई भी समय रखते हैं और समय पर काम नहीं करते। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि मजदूरों को मनरेगा से का जो रोजगार दिया हुआ था उसको भी खत्म करने लग रहे हैं। मनरेगा स्कीम बहुत कम चलती है, मजदूर परेशान है, और काफी सालों से मजदूरों की मांग है कि मनरेगा का रेट 600 से 700 रुपए करा जाए, लेकिन आज भी मनरेगा का रेट 300 रुपए करीब है। 300 रुपए में आज क्या आता है? महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, लेकिन मजदूर, किसान, व्यापारी, किसी भी कमेरे वर्ग की इन लोगों ने चिंता नहीं करी। बुढ़ापा पेंशन है, जैसे बुढ़ापा पेंशन करीब 5 लाख लोगों की तो हरियाणा में काट दी, पूरे देश में पता नहीं कितने लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के कारण देश पूरा परेशान है। लोगों की गलत प्रॉपर्टी आईडी बन गई, गलत फैमिली आईडी बन गई। ये लोगों को लाइन में जो लगाया है इस सरकार ने, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर चीज के लिए लोगों को सीएससी सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों को बोलते हैं कि ऑनलाइन फसल करो, लेकिन उसके बाद खरीदी नहीं जाती। सबसे बड़ी बात ये भी है। मैं तो कहूंगा कि बिजली के मामले में भी इन लोगों ने बहुत परेशान करे। पहली बात तो बिजली पूरी नहीं आती, किसानों को बिजली पूरी नहीं मिलती, और बिजली के रेट इन लोगों ने काफी बढ़ाए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए? जब पढ़े लिखे की बात करते हैं, डिग्री दिखाने की बात करते हैं, तो ये उल जुजूल बातें करने लग जाते हैं। ये भी जनता पूछना चाहती है। आयुष भाई। देश में एक भी मेडिकल कॉलेज, हरियाणा की बात करूं तो मैं बनाया हो तो बताओ, कोई यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बनाई हो तो बताओ। अरे आप लोगों ने कोई नया एक आयुष भाई। सरकारी स्कूल बनाया हो तो बताओ। केवल हरियाणा के अंदर 5000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया है। ठीक मैं है। तो कहूंगा कि चलिए, सरकार आपने भी पहले ही लाइन में इसका उत्तर दे दिया कि भाई इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आपने इतनी सारी बातों को गिनाया। हमें मलकानिया जी का पूरी कर देता ठीक है। हूं, 1 मिनट रह गया, एक बात पूरी कर देता हूं। सेना के लिए इन लोगों ने क्या करा? अग्निवीर योजना लेके आए। शर्म ने इन लोगों को कि सेना जो लड़ाई लड़ती है बॉर्डर के ऊपर, उनकी तो पेंशन बंद कर दी, और विधायक और इनके सांसदों की 10-10 पेंशन देने का काम ये आपने सारी बातों का जिक्र कर लिया। मैं मलकानिया जी का काम करता है। मैं तो एक बात ठीक है, आ गई भाई बात, आ गई मनोज जी, बात आ गई। आप तो कह रहे हैं 9 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर आप गिनवाते ही रह जाएंगे ना। ये भी बताएं मलकानिया जी 9 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना, उसने बहुत सारी खामियां बताई, 9 सवाल भी कांग्रेस ने उठा दिए। आप ओवरऑल कैसे देखेंगे इस 9 साल को? आयुष जी, जो 9 साल हैं वो भाजपा ने जो अपनी उपलब्धि है, एक बुकलेट तैयार करके वो पेश की है। यहाँ आज आईटी पार्क में चंडीगढ़ में थी, संपादकों के साथ गेट टुगेदर था, सीधी इंटरेक्शन थी, तो उसमें बताया। और भाजपा जो अब चुनावी मूड में आ चुकी है, यहाँ तक कि जो भाजपा के जितने भी प्रवक्ता थे वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक जब किसी टेबल पे खाना नहीं मिल रहा था, रोटी नहीं मिल रही थी, तो भाजपा अध्यक्ष धनखड़ जी स्वयं जाकर उनके साथ साथ रोटी बरताने में हाथ बटा रहे थे, और उसके साथ कार्यकर्ता कर रहे। अब जन संवाद जो है भाजपा ने, मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, गांव गांव जा रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। तो
भाजपा ने अपनी उपलब्धियां जो है वो उस बुकलेट में बता दी है, परंतु विपक्ष का काम है आलोचना करना। अगर आलोचना नहीं होगी तो सरकार कहां से सीखेगी कि हमारी कमियां क्या है और कैसे दूर करें। तो भ्रष्टाचार की बात भी होती है, जो स्कूल बंद हुए उनकी भी बात होती है, महंगाई की भी बात होती है। तो विपक्ष का काम है ये बातें करना, और जो सरकार का आती है सत्ता में उसका काम है कि लोगों को सुविधा दे, लोगों के लिए काम करें और जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार सत्ता में है उसने काम कितना किया है और कितनी ईमानदारी से किया है। हरियाणा में पोर्टल भी शुरू किए हैं, पारदर्शी योजना कई शुरू की है, ऑनलाइन की है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी है। पर इसको हमें भी देखना पड़ेगा कि बाकी खर्ची पर्ची बंद पड़ी है, हो गई है, या कहीं उसमें योग के दफ्तर में जाकर कैश मिलता है, पर्चे लीक हो जाते हैं। तो ऐसी कई कमियां हैं जिनको हमें दूर करने की जरूरत है। 9 सालों में काम हुआ भी है, परंतु कमियां भी बहुत सारी हैं और उन कमियां को दूर करना सरकार की और वर्तमान व्यवस्था है उसको ठीक करना इनकी जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम है आलोचना करना, और सही आलोचना करेंगे तो उसके जो है जनता भी सराहना करेगी। अगर आप सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करेंगे तो जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। ठीक है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो अपने विदेशों में भी देश का नाम ऊंचा किया है। कांग्रेस में थोड़ी सी कमी है कि यहाँ धुरी कई जगह घूमती है, सत्ता की धुरी राहुल जी के पास भी है, सोनिया के पास भी है, खड़गे के पास भी है, परंतु भाजपा में ये है कि एक नेता है तो उसके पीछे है। परंतु अब देखना है कि लोग कितना पसंद करते हैं। 9 सालों में जो है ये कमियां बहुत सारी, आप लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते, परंतु कितना खुश किया, कितना काम किया, ये जो है वो आने वाला जो चुनाव का है एक चुनाव तय करेगा। और आपने कहा कि 9 साल में बहुत उपलब्धियां भी हैं तो कमियां भी हैं, वो देखना पड़ेगा। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, जब भी आप लोगों से सवाल पूछा जाता है आप लोग धर्म पर पहुंच जाते हैं, ये आरोप लगा आपके ऊपर। देखिए, जिनको धर्म से परेशानी है मैं उनको कहूंगा वे विधर्मी हैं और वे अधर्मी हैं। भारत में धर्म हमारे राष्ट्र की आत्मा है। काम की बात करो, धर्म हमने आप मत सिखाओ, आपसे ज्यादा क्या जानकारी। मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं इनकी बारे में चुप सुन रहा था ना, मैं ये कह रहा हूं काम की बात करो, जो सवाल अरे भाई जवाब देने का मेरे तो फालतू जा रहे हैं। मनोज राठी जी ऐसे नहीं, ऐसे सबने घुमा फिरा करके धर्म की बात की है ना, तो अब उसका जवाब भी तो उधर से ही आएगा ना कि ये धर्म की बात क्यों करते हैं। सवाल मैंने जब पूछा है तो उसका जवाब भी सुनिए ना, शांत रहिए थोड़ा। वीरेंद्र जी देखिए आयुष भाई, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जिन्हें भारत में रहते हुए धर्म से परेशानी है, उनको, जिन्हें धर्म से परेशानी है उनको अधर्मी कहना पड़ेगा, उनको विधर्मी कहना पड़ेगा। परंतु भारत के बारे में हमारी बिल्कुल स्पष्ट राय है कि भारत से आप धर्म को अलग नहीं कर सकते। भारत की आत्मा धर्म है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी, अगर धर्म इतनी बुरी चीज होता जितनी कि हमारे विपक्षी बताते हैं तो लोकसभा के स्पीकर के आसन के पीछे ये नहीं लिखा होता, धर्म चक्र प्रवर्तनाय लोकतंत्र रक्षणाय। इस देश में लोकतंत्र की रक्षा भी धर्म चक्र के प्रवर्तन से हुई है, होगी। इसलिए धर्म इनके लिए बुरी चीज हो सकती है, हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों के लिए बुरी चीज नहीं है। हमें गर्व है कि हम धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सद्धर्म अच्छे धर्म की वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि प्रतिपक्ष का कुल मिलाकर सारा प्रोपेगेंडा झूठ पर आधारित है। मैं कुछ झूठ इस बारी में थोड़े से झूठ कैसे कैसे पैनल पर बैठ करके लोग बोलते हैं वो उजागर करूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी स्थिति एक हो सकती, या तो ये हरियाणा में रहते नहीं, या ये सच जानते नहीं, या फिर इतने झूठे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हरियाणा के लोगों को नासमझ मानते हैं और इसलिए इस तरह की बातें यहां आकर के ज्ञान बघारने लगते हैं, ज्ञान बखानते हैं। ये कहते हैं हरियाणा में अनाज नहीं बिकता किसान का, हरियाणा के किसान की गेहूं धान, हरियाणा के किसान की सरसों बाजरा हम जितनी बेहतरी के साथ खरीदते हैं, हमसे पहले हरियाणा की किसी सरकार ने नहीं खरीदी। एक एक दाना धान का, एक एक दाना गेहूं का हम खरीदते हैं, समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं, लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं। और मजेदार काम जो हमने किया है, ये कहते हैं, अभी बोला इन्होंने
कि किसान को उसका पैसा नहीं मिलता टाइम पे। भाई साहब, पहले किसान का पैसा जाता था आड़ती के खाते में, जब उसका मन होता था दे देता था, कम देता था, ज्यादा देता था। किसान को किसान की फसल का पैसा नहीं मिलता था हरियाणा में। हमने तो ये परिवर्तन लाके दिखाया आयुष भाई कि किसान की फसल का दाम सीधे उसके खाते में जाएगा। वो 48-72 घंटे की निर्धारित अवधि में अगर नहीं जा पाएगा किसी कारण से, तो उसे ब्याज भी दिया जाएगा। तो ये जो बात मैंने बोली ये हुई है, हो रही है, लेकिन आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा। अब आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा पानी नहीं मिल रहा, पता नहीं, शायद हो सकता है लोकदल के प्रवक्ता ने कहा हो, इन दोनों मित्रों में से किसी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में देश के 12 करोड़ घरों में उनके घर की रसोई तक, घर के आंगन तक नल से शुद्ध जल गया है। इसके आंकड़े हैं, तथ्य हैं, प्रमाण हैं, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। देश के करोड़ों नागरिकों को, अकेले हरियाणा में 28-29 लाख परिवारों को, 1.25 करोड़ हरियाणवियों को हम आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का मुफ्त निशुल्क स्वास्थ्य बीमा दे चुके हैं, जिसका अर्थ ये है आयुष भाई कि 1.25 लाख हरियाणवी ऐसे हैं कि उनको साल में 5 लाख रुपए तक का अगर उपचार अपने किसी परिवार के सदस्य का कराना पड़ता है तो अस्पताल में एक पैसा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अपना चिरायु या आयुष्मान कार्ड लेकर चले जाओ और आपका उपचार हो जाएगा। आप देखिए कि जिस देश के गरीब तबके के लोगों के घरों में गैस नहीं कांग्रेस पहुंचा पाई थी, ऐसे 9.5 करोड़ लोगों के घरों में गैस हमने पहुंचाई। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही। अगर इस देश में गरीब नहीं था, अगर इस देश में किसी को अन्न की आवश्यकता नहीं थी, सब संपन्न हो गए थे कांग्रेस के राज में, तो हमें आर्थिक संकट के समय या कोरोना के संकट के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 2 गुना राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने देश के नागरिकों को खराब अवस्था में छोड़ा था। ऊपर से कोविड का संकट आ गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को संभाला। 80 करोड़ लोगों को हमने घर बैठे राशन संकट के काल में दिया, आज भी दे रहे हैं। आपको मालूम हो आयुष भाई, इस पर भी तो काउंटर है ना वीरेंद्र जी की बात। जब आप 80 करोड़ की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए आप तो 80 करोड़ का डाटा खुद ही रख रहे हैं, आपने मान लिया कि वो 80 करोड़ लोग हैं जिनको आपको अनाज देना पड़ा। नहीं, मैं बताता हूं चले गए उसका उत्तर है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। जब आप लोग गैस का जिक्र करते हैं कि हमने घरों तक गैस पहुंचाई, तो कहते हैं कि गैस इतनी महंगी कर दी कि उज्ज्वला के कितने जो सिलेंडर्स हैं वो रिफिल हो पाए, उसका भी आंकड़ा दीजिए साहब। दे दूं, 1 मिनट उत्तर दे देता हूं इस बात का, आपके काउंटर का। एक बात तो पहली ये कि संकट जब आया था कोविड का, उस समय जो आमदनी लोगों की होनी बंद हुई थी, कामकाज ठप हुए थे, वो केवल बीपीएल लोगों के नहीं हुए थे। बीपीएल का आंकड़ा अलग है। केवल बीपीएल लोगों के को अन्न की आवश्यकता नहीं थी, केवल उनका काम बंद नहीं हुआ था। 80 करोड़ का आंकड़ा रियलिस्टिक फैक्चुअल आंकड़ा है। हम दे रहे हैं, हमने दिया है। हमने संकट के समय में जरूरतमंद हिंदुस्तान के नागरिकों की मदद की है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि हमने, हमारे से पहले का हिंदुस्तान, हमारे सत्ता में आने से पहले, ये नहीं कहता मैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा, निश्चित तौर पर काम किया इन्होंने भी, लेकिन इनके काम की गति में और हमारे काम की गति में अंतर क्या है। 2014 से पहले हिंदुस्तान के गांवों में आयुष भाई 39% ऐसे घर थे जिनके घर में शौचालय था, इज्जत घर था। शेष घरों की महिलाओं को बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, और आपको मालूम हो खुले में शौच जाने के लिए उनको सारा दिन अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। हमने 100% घरों में शौचालय बनवाए। ये बताइए इनको ऐसा काम करने से किसने रोका था? हमने 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को, जरूरतमंद हिंदुस्तानियों को सभी घरों में सरकारी पैसों से नहीं बनाया शौचालय। गलत बोल रहे हो आप। रुकोगे लोगों ने आपका जो बयान है, आप अगर मेरी बारी में आप बोलेंगे सरकारी पैसों से बनवाए। मैं तो सिर्फ ये कोई बयान है देने वाला? मैं सबके घरों में शौचालय सरकारी पैसों से कहाँ बने? अपनी बारी में बोल लेना ना,
अपनी बारी में बोल लेना, मेरी बात पूरी होने दो। अरे झूठ बोलने एक में कांग्रेस के एक्सपर्ट प्रवक्ता हैं ये। ने- देखिए बीजेपी मेरी वाले बारी में एक आप एक बोल एक लेंगे, एक एक कितने तो फिर बड़े आप बोल झूठे लेंगे हो क्या आप अपनी बारी में? अरे आम झूठ बोलते हो। अरे झूठे ठीक तो हो है, भाई। ठीक है। अरे भाई, 3 लोगों के सवाल हैं, 3 अलग अलग पार्टियों के आयुष सवाल भाई, हैं, तो थोड़ा सा जवाब आयुष आना भाई, चाहिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने किसी को टोका था क्या? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। एक मिनट। मैंने किसी को टोका था क्या बीच में? योजना में आप घर तो आयुष बना भाई नहीं पाए। रोकिए ठीक है, इनको। पंजेटा जी, पंजेटा आयुष जी। भाई बनाने थे 800 बनाए हैं वो भी। आयुष ठीक है, भाई, पंजेटा जी, मैं एक सेकंड जवाब जवाब आने दे दे, रहा जवाब हूं, आने दे, इनको पंजेटा रोक जी, एक दीजिए। आयुष भाई मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मेरा अधिकार है। देश कैसे बदला है, और कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात मुझे और ध्यान आ गई। ये कह रहे थे कि चीन से डरते हैं, चीन से घबराते हैं, बात आंख मिलाने की करते हैं, लेकिन चीन को माफ कर देते हैं। भाई साहब, ढोल साहब, आप बता दीजिए। आप ना बता पाए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत की लाखों वर्ग किलोमीटर की जो भूमि चीन के कब्जे में चली गई थी, उसको माफ करके आप लोग बैठे फिर रहे कई आपने दशक वापस तक, ले ली या क्या? हम 9 बैठे? साल हो रुको, गए। मेरा उत्तर पूरा होने दो पहले। ठीक है, एक सेकंड। ये बड़ा आरोप है, ढोल साहब, ढोल साहब, ढोल साहब जवाब दीजिए। जब चीन का जिक्र करेंगे तो आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। चीन ने ढोल साहब, अरे राठी जी, ये एक बीच सेकंड। में मेरी एक बात पूरी हो जाने दो। रविंद्र ढोल जी, रविंद्र ढोल जी, ठीक है। मनोज राठी जी, एक सेकंड। रविंद्र ढोल जी, चाइना का जिक्र किया, जवाब दीजिए पहले। रविंद्र ढोल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने चाइना का जिक्र जिस कंटेक्स्ट में किया ना, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने चाइना का मैं जिक्र दावे के जिस साथ कह कंटेक्स्ट रहा हूं, में किया, चाइना मैंने के ये किया था कि हमने एक तरफ तो ये हिंदुस्तान की कहते हैं 1 कि इंच भूमि जाने नहीं हम दी। चीन को आंख दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं। लाखों हेक्टेयर जो उसके भूमि बारे गई में थी, नहीं करेंगे। उसका इन्होंने चीन से कभी हिसाब ये मांगा उसके क्या? बारे में बात नहीं करेंगे। आज का हिंदुस्तान जो है और भारत की आजादी के 14 साल के बाद के हिंदुस्तान में कितना फर्क है संसाधनों में, ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उस पर आप बिल्कुल रुदाली बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे उस आप चीज के बताइए। बारे में जिस चीज की कोई रेलिवेंसी नहीं है, बिल्कुल भी रेलिवेंसी नहीं है, उस चीज की ये बात करेंगे बार बार। यदि आपको मैं कहता हूँ कि चीन ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया अब हुआ आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, दर्शकों का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 9 साल पूरे हो गए हैं, कोई उपलब्धि बता रहा है तो कोई कमियां निकाल रहा है। अब ये तय जनता को करना है कि जो 9 साल हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।